हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री अब से। जैसा कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, और इसमें हमने लास्ट वीडियो में सॉल्युबिलिटी के बारे में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक रहेगा इसका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो जैसे हमने सॉलिड के लिए पढ़ा था वही सेम उसी तरह से डेफिनेशन देंगे। क्या पढ़ा था सॉलिड की सॉल्युबिलिटी के लिए कि अमाउंट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर कंडीशन और प्रेशर कंडीशन में फिक्स होगी। उसमें कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉलिड डिजॉल्व हो सकता है गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, ये हमने पढ़ा था। उसी तरह अपन गैस के लिए करेंगे, तो सेम अपने को डेफिनेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व्ड, ये सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन। अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ solvent under the given conditions of temperature and pressure, गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी ये फिक्स होने चाहिए। आपके टेम्परेचर और प्रेशर अगर चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएंगी, आपकी सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। तो अपने क्या है कि किसी भी गैस का अमाउंट कितने सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है और किस टेम्परेचर प्रेशर पर हो रहा है, तो ये अपने कंडीशन क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। दूसरा, अगर अपन देखें इसकी कंसंट्रेशन को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मोल पर लीटर या मोल फ्रैक्शन में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन बताना जरूरी है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस सॉल्यूशन, या अपन लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, क्योंकि अपन लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। गैसियस सॉल्यूशन तो गैस सॉल्वेंट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा गैस क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड may be represented in mole per liter, or more conveniently in the form of mole fraction, or more conveniently in the form of मोल फ्रैक्शन। ये हमने पढ़ा है। मोल फ्रैक्शन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते थे, एक्स से। तो गैसियस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है अपन किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में। कंपेरेटिवली इजीली होता है एज कंपेयर टू द मोल पर लीटर, क्योंकि मोल पर लीटर अपन किसका लेते हैं, सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं जनरली। अब अपन देखें तो जो सॉल्युबिलिटी है, देयर आर various factors on which solubility of gas in liquid is depend। तो ये तो डेफिनेशन रही। अब अपन किसकी बात करते हैं, इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये कॉपी कर लिए डेफिनेशन, फिर फैक्टर्स अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट इसी में आपके पॉइंट आएगा फैक्टर्स
affecting the solubility of gas in liquid। हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द solubility of gas in liquid। ठीक है, और इसमें 3 फैक्टर्स हैं मेनली। जैसे अपन बात करें, एक तो नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा अपना टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या हो गया? सॉल्वेंट। क्योंकि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, अपन किन की बात कर रहे हैं यहाँ पर? लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। और लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सॉल्वेंट हमारा क्या होगा? लिक्विड होगा। ठीक है। अब नेचर ऑफ की अगर नेचर की अपन बात करें तो जो गैसेज आसानी से लिक्विफाइड हो जाती हैं, वो उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लिक्विफाई हो जाएगा तो आसानी से घुल जाएगा लिक्विड सॉल्वेंट में। अगर इजीली लिक्विफाई नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है? गैसियस स्टेट में रहेंगी। गैसियस स्टेट में रहेंगी तो बाहर निकल जाएंगी, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो अपन फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि इजीली लिक्विफेबल गैसेज आर more soluble in liquid as compared to others। अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल लें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है ना। यानी जो लिक्विफेबल है, ये गैस लिक्विफाइड होती है, जनरली किस पे डिपेंड करती है? मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? इजीली लिक्विफाइड होगी देन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगर इन दोनों में अपन कंपेयर करें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, तो कौन सी ज़्यादा सॉल्युबल होगी? ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन के कंपेरेटिवली ऑक्सीजन मोर सॉल्युबल होगी एज कंपेयर टू द इन द लिक्विड। ठीक है। तो इस तरह से अपन बता सकते हैं लिक्विफिकेशन के आधार पर। ये आपने 11th में आपके सॉलिड देखा होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर करके एक चैप्टर था, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का आपने देखा था लिक्विफिकेशन फैक्टर अपन निकालते हैं, उसके बेसिस पे वो उसमें मोर सॉल्युबल होती है गैस। तो एक तो फर्स्ट फैक्टर ये हो गया। सेकंड फैक्टर देखें अपन, तो जो गैसेज लिक्विड के साथ रिएक्ट कर लेती हैं वो मोर सॉल्युबल होती हैं। ठीक है ना। तो सेकंड आपके पॉइंट क्या हो गया? गैसेज which are react to liquid will be more soluble। gases which are react to liquid will be more soluble than others। जैसे मान लीजिए अपन इसका एक एग्जाम्पल लें, HCl gas is more soluble in water
because more soluble in water, because it is ionized. It is ionized in water. Then बेंजीन, बेंजीन के बजाय वाटर में क्या होगा, मोर सॉल्यूबल होगा HCl गैस, क्योंकि वाटर में क्या होता है, ये आयोनाइज हो जाता है। आपने देखा होगा ना कि जब भी अगर HCl गैस वाटर में अपन डालेंगे तो क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन NH+ आयन बन गया, वाटर के साथ अटैच हो गया, और Cl माइनस यानी H2O में क्या होता है, ये आयोनाइज हो जाता है, इसलिए आपके इसमें मोर सॉल्यूबल है। तो नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड की अपन ने बात करी, जिसमें आपने देखा कि गैसेज जो इजीली लिक्विफाई हो रही हैं मोर सॉल्यूबल होंगे लिक्विड में। दूसरा, अगर उसके साथ वो रिएक्ट कर रहे हैं तब भी क्या होगा, मोर सॉल्यूबल होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपके फैक्टर हुआ, इसको आप कॉपी करिए। नेक्स्ट फिर अपन टेम्परेचर की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर अपना रहेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर अपन देखें तो टेम्परेचर में जनरली आपने देखा होगा जब भी किसी लिक्विड जिसमें कि गैस भरी हुई है, गैस आपके सॉल्युबल है, उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, उसमें से आपकी गैस बाहर निकल आती है। कई बार देखा होगा आपने, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, एक तो अपन लें सर्दियों में और एक आप गर्मियों में लें, जिसमें कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्मियों में। तो अगर सर्दियों में अपन खोलते हैं तो उसमें से क्या होता है, झाग नहीं निकलते एकदम से, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलती। झाग का निकलना मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना है। और अगर गर्मियों में आप खोलेंगे तो क्या होगा, उसमें से एकदम से झाग बाहर निकलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि क्या होता है, आपके जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होंगे, फैलेंगे, दूर दूर होंगे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, with increase of temperature, with increase of temperature, solubility of gas in liquid decreases। क्या होती जाएगी, डिक्रीजेज होती जाएगी, because gaseous molecules moves far away, दूर दूर हो जाते हैं। जब दूर दूर होंगे तो क्या होगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। पास पास आएंगे, जैसे अभी हम पढ़ेंगे प्रेशर वाले इफेक्ट में, प्रेशर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, पास पास आएंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, गैसेस moves far away due to increase of temperature, जब दूर दूर जाएंगे मॉलिक्यूल्स तो क्या होगी, सॉल्युबिलिटी आपके डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे मान ली ऑक्सीजन का अपन देखें तो सॉल्युबिलिटी, ये तो आप जानते हैं ना कि गैस, ऑक्सीजन गैस पानी में डिजॉल्व रहती है, लेकिन किस टेम्परेचर पे कितनी रहेगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। वो मैं यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर इज अबाउट हाफ मतलब आधी हो जाती है, हाफ ऑफ द सॉल्युबिलिटी
solubility at 273 केल्विन टेम्परेचर, यानी 273 यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो सॉल्युबिलिटी है उसकी बजाय 298 यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो आधी रह जाती है। यानी टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। इससे अपन पता लगा सकते हैं। अब इससे अपन देख रहे हैं कि दो टेम्परेचर पे देखा सॉल्युबिलिटी फ़र्क आ रही है, तो हम किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी टू डिफरेंट टेम्परेचर पर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए एक फार्मूला है, क्लेपरॉन फार्मूला हम उसको बोलते हैं। तो वो अपन देख लेते हैं कि क्या फार्मूला है, किस फार्मूले से अपन इसको निकाल सकते हैं। तो क्लेपरॉन फार्मूला, तो अपन देख लेते हैं उसको फार्मूले को। इसी में चल रहा है अपन अभी सेकंड पॉइंट में। तो किस तरह से निकालेंगे, solubility of a gas at two different temperatures can be calculated by the help of क्लेपरॉन CLY आता है, क्लेपरॉन इक्वेशन। इसका डेरिवेशन नहीं है, आपको फार्मूला अगर ध्यान रह जाता है तो फार्मूला लिखेंगे। इसका फार्मूला क्या है, देखिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, इसको आप लर्न करेंगे। लॉग C2/C1। C2/C1 क्या हो गए, टू डिफरेंट टेम्परेचर। C1 तो T1 टेम्परेचर पर हो जाएगी और C2 क्या हो जाएगी, T2 टेम्परेचर पर कंसंट्रेशन ऑफ गैस रहेगी। इसका फार्मूला आपके लर्न, आपको सीधा आपको फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला आपको लर्न करना है। क्या है, डेल्टा H है ना, सॉल्यूशन का। क्लियर, 2.303 R क्या है, रिडवर कांस्टेंट। और ये हमने निकाला थी सॉल्यूशन की एंथैल्पी चेंज ऑफ द सॉल्यूशन, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, बेसिक पढ़ रहे थे। दूसरा आपके क्या हो गया फॉर्मूला, T1 T2 और T2 माइनस T1। T1 T2 क्या है, आपके टेम्परेचर, तो डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं जिन पर अपन निकाल सकते हैं। और ये आपके क्या कहलाता है, क्लेपरॉन इक्वेशन, जिससे अपन टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पर किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट। अब थर्ड इफेक्ट अपन देखते हैं किसका, गैस का इफेक्ट। तो नेक्स्ट इफेक्ट देखिए आप गैस का, प्रेशर का, सॉरी गैस की सॉल्युबिलिटी पर आपके प्रेशर का इफेक्ट। थर्ड फैक्टर अपना क्या है, प्रेशर इफेक्ट। प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, जैसे हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से तो गैसियस मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, गैसियस मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड में ज़्यादा जाएंगे, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए अपन कल्पना करें, मान लीजिए हमारे पास कोई गैस है, ठीक है, ये जैसे अपन ने इसमें गैस डिजोल्व कर दी लिक्विड में, और इस पर अपन ने क्या है, प्रेशर, ये मान लीजिए अपना एक प्रेशर लगाया, ठीक है ना, P1 प्रेशर लगाया कोई, मान लीजिए हमने इस पर। और अगर सेम एक्सपेरिमेंट हम एक दूसरे कंपार्टमेंट में कर रहे हैं, दूसरे अपने पॉट ले लिया, इसमें कर रहे हैं, इसमें हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया। ठीक है, ये हमने क्या लगाया, इस पर प्रेशर लगा रहे हैं, ये मान लीजिए P1
P2 और P3। अपन ने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, इसमें प्रेशर इंक्रीज किया, तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो कोलाइड करेंगे, पास पास आएंगे, और पास पास आने से कोलाइड करने से इसकी सॉल्युबिलिटी इसमें बढ़ जाएगी। तो अपन ये लिख लेते हैं इसमें कि विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, और ये सब किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ली चैतेले प्रिंसिपल, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, मैंने आपको बताया था, सॉल्युबिलिटी में भी बताया था। तो विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, with increase of pressure solubility of gas in liquid increases। टेम्परेचर से क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। बिकॉज क्यों होता है ऐसा, बिकॉज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, with increase of pressure gaseous molecules comes nearer to each other and collision between them increases। उनके बीच में क्या होता है, कॉलिजन इंक्रीज हो जाता है, पास पास आने से आपस में ज़्यादा टकराएंगे, ठीक है, इंक्रीजेस। दैट्स वाई, जिसकी वजह से क्या होगा, दे विल बी मोर इन सॉल्यूशन, दे विल बी मोर इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ज़्यादा होंगे इसकी वजह से, दे विल मोर इन सॉल्यूशन। और इसी से हमें क्या पता लगा कि मीन्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, मीन्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। क्या शो कर रही है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किस पर डिपेंड कर रही है, प्रेशर पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। और प्रेशर की भी अलग अलग, जैसे अलग अलग गैस का अलग अलग प्रेशर होता है ना। मान लीजिए अपन ने प्रेशर लगा रहे हैं और डिफरेंट गैसियस मिक्सचर है, तो जिस गैस के लिए प्रेशर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा सॉल्यूबल होगी, और जिसमें कम इफेक्टिव होगा वो कम सॉल्यूबल होगी, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना आपके डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, आपने 11th में पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो क्या था वहाँ पर कि गैसीय सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है वो ज़्यादा आपके सॉल्यूबल होगा, वही चीज़ यहाँ पर है। तो हम अब क्या है, सॉल्युबिलिटी के लिए जो कंसेप्ट या लॉ दिए गए थे, एक तो डाल्टन ने दिया था और एक हेनरी ने दिया था, वो हम चीज़ यहाँ पर लेते हुए चलते हैं। एक फॉर्मूला निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन द पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हमने देखा था ना कि कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन लिक्विड अपन किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, वो अभी हमने देखा था इसी में। तो अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर अपन प्रेशर के बेस पर ही अपन आगे चलेंगे, मोल फ्रैक्शन प्रेशर, क्योंकि गैसेस पे अपन देखें तो प्रेशर का इफेक्ट मीजरेबल होता है, सॉलिड और लिक्विड पर नहीं होता इतना जितना कि गैस पर होता है। आपकी सबसे ज़्यादा मीजरेबल इफेक्ट ऑफ प्रेशर किस पर होता है, गैसियस फेज पर। तो वही चीज़ इसलिए हम यहाँ पर लेते हुए चलेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ रहे हैं। तो अगर अपन हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग देखें, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट द गिवन टेम्परेचर देखें तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में अपन लिखेंगे, फैक्टर्स आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। मैं एक यहाँ पर ये लिख देता हूँ, प्रेशर शो द मीजरेबल इफेक्ट ऑन द गैसियस सिस्टम
एज कंपेयर टू द देन दैट ऑफ द लिक्विड और सॉलिड। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, नोट डाल के आप लिख लीजिए, मैं अलग से यहाँ पर बता देता हूँ आपको, जिससे आपको ध्यान रहेगा। क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट हमने लिक्विड सॉल्यूशन में तो क्या माना था, सॉलिड का लिक्विड में, इससे पहले लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो प्रेशर का इफेक्ट हमने क्या माना था, नेग्लिजिबल माना था, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर का इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल होता है, कम होता है, लेकिन गैस पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, या कहते हैं द मेजरेबल इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द गैसियस सिस्टम टेक्स प्लेस। अपन लिख सकते हैं मेजरेबल इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मेजरेबल इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द gaseous system, the gaseous system takes place as compared to solid and लिक्विड सिस्टम। अगर सॉलिड और लिक्विड को अपन कंपेयर करें गैस के साथ, तो प्रेशर का जो इफेक्ट होगा वो किस पे होता है, गैसियस सिस्टम पर होता है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो वो इसे हम यहाँ पे देखेंगे। तो दो साइंटिस्ट अपन कंपेयर कर रहे हैं, हेनरी लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, तो वो अपन देखते हैं। According to Henry law, क्या होता है कि solubility of gas at the given temperature directly proportional to its pressure। तो अपन वही लिखेंगे, law solubility of a gas at given temperature is directly proportional to इट्स प्रेशर। किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब अपन अगर देखें, प्रेशर की जगह डाल्टन्स ने क्या यूज कर लिया था, इसको पार्शियल प्रेशर यूज कर लिया था, क्योंकि उसने डिफरेंट गैसियस मिक्सचर लिए थे, ठीक है ना। तो अगर अपन गैसियस मिक्सचर लेते हैं, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर लेते हैं, तो अपन क्या यूज किया, उसने पार्शियल प्रेशर यूज किया। तो वो अपन लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ये आपने उसमें पढ़ा था 11th में, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ gas in a liquid at given temperature is directly proportional to its पार्शियल प्रेशर, यानी किसके अकॉर्डिंग हो गया, सॉल्युबिलिटी है किसके, पार्शियल प्रेशर। समझ में आ गई, तो लॉ हो गए। अब हम एक दूसरे इसको कंपेयर करते हैं, पार्शियल प्रेशर को अपन कोरिलेट करते हैं किसके साथ, मोल फ्रैक्शन के साथ में। तो जितने ज़्यादा किसी सॉल्यूशन में
गैस के मोल फ्रैक्शन होंगे या सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन होंगे, उसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, और जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मोल फ्रैक्शन इज द मेजर ऑफ प्रेशर, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि प्रेशर और पार्शियल प्रेशर इज द मेजर ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, इससे क्या मतलब निकला, पार्शियल प्रेशर of a gas, partial pressure of a gas is the measure of ये माप है, ठीक है, measure of its mole fraction in the सॉल्यूशन। अपन ने इससे ही निकाला, और मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ाई है पहले निकालना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अपन किस में निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली अगर गैस के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो जो पार्शियल प्रेशर है वो किसका मीजर हो गया, किसका माप हो गया, कि कितने मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में। तो पार्शियल प्रेशर गैस इज मेजर ऑफ द इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, और जितना आपके प्रेशर होगा उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इससे अपन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। थर्ड पॉइंट के बेसिस पे ही अपन देखेंगे इसमें फॉर्मूला। अगर अपन कहें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, अगर हम माने, क्या मानते हैं कि इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन, ये मान लीजिए हमारे क्या है XB है, ठीक है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन हो गए गैस के, एंड पार्शियल प्रेशर एंड इट्स पार्शियल प्रेशर P है। तो क्या हो गया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB हो गया कि नहीं, कि जितना आपके मोल फ्रैक्शन उतना ही पार्शियल प्रेशर होगा, और पार्शियल प्रेशर होगा उसके अकॉर्डिंगली क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। यही हमने हेनरी लॉ में पढ़ा है, ठीक है, कि पार्शियल प्रेशर आपके गैस की सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट द गिवन टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर के। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपन एक कांस्टेंट ले लेते हैं KH XB। KH यहाँ पर क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट, एंड इट इज, और ये क्या होगा, स्पेसिफिक होगा गैस के लिए, इट इज स्पेसिफिक फॉर अ गैस, यानी गैस की क्या हो गई, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है KH। तो इसे अपन KH निकाल सकते हैं, KH क्या हो जाएगा, P/XV, ठीक है ना। और P क्या है, अगर अपन कोई गैसियस मिक्सचर लेते हैं एट द गिवन टेम्परेचर और उसको सॉल्यूशन में बनाते हैं, उसका सॉल्वेंट में, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिफरेंट गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, व्हेन अ गैसियस मिक्सचर, कैसे लिख सकते हैं, व्हेन अ गैसियस मिक्सचर, कोई गैसियस मिक्सचर ले लिया, ठीक है, ब्रॉट यानी लाया जाता है, ब्रॉट इन कांटेक्ट
in contact with a solvent, सॉल्वेंट ले लिया कोई आपने, वाटर लिया है अनदर सॉल्वेंट, then they will be dissolved in solvent according to, किसके अकॉर्डिंग डिजॉल्व होंगे, अकॉर्डिंग टू इट्स पार्शियल प्रेशर, मान लो अपने पास डिफरेंट गैसेज हैं, तो P तो टोटल प्रेशर है, मान लो P1, P2, P3 डिफरेंट पार्शियल प्रेशर है, तो जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसका पार्शियल प्रेशर कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो अकॉर्डिंग टू देयर पार्शियल प्रेशर दीज गैसेस विल बी डिजॉल्व्ड इन द, किसमें डिजॉल्व होना चाहिए, सॉल्यूशन बनाएंगे या सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। अब इसमें थोड़ा सा मतलब क्या है, अपन लिमिटेशन देख लेते हैं। इसके 3 पॉइंट हैं लिमिटेशंस के। हेनरी ने लॉ तो दिया लेकिन उसने लिमिटेशन भी बताए। अपन देख रहे हैं ना यहाँ पर कि प्रेशर बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए ज़्यादा के लिए, है ना, लेकिन उसने ये माना कि प्रेशर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। गैस है वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ये इसने लिमिटेशंस डाल दिए थे। तो वो अपन 3 पॉइंट और लिख लेते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा आज का कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। कई बार क्या होता है कि 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है आपके, क्या कहते हैं लिमिटेशंस। कुछ नहीं होता, 3 बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं जो अपने को लिखने होते हैं। तो अपन देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, तो पहला तो मैंने क्या लिमिटेशन दिया इसने कि प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई। प्रेशर ज़्यादा तो होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या दिया, टेम्परेचर। अपन कहते हैं ना कि टेम्परेचर कम होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होता है, गैस बाहर निकल जाती है। लेकिन ये कहता है कि टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट दिया था गैसेस शुड नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट। गैसेस जो भी आप डिजॉल्व कर रहे हैं उसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। गैसेस शुड नॉट बी रिएक्ट विद द सॉल्वेंट। ये 3 लिमिटेशंस इन्होंने दी थी जो भी अपन लॉ फॉलो कर रहे हैं। तो आज इसके साथ इस वीडियो में हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट अपना है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। लेकिन हमारा क्या है, जैसे गैस का लिक्विड में आ गया, फिर लिक्विड का लिक्विड में आएगा, तो हमारी एक टर्म और हमारे आगे काम आएगी, जैसे अपने यहाँ पर भी देखा पार्शियल प्रेशर। तो इसी से रिलेटेड अपन क्या प्रेशर, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब जिसको अपन बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको समझ के चलेंगे। तो पहले अपन नेक्स्ट वीडियो में वेपर प्रेशर के बारे में समझ लेंगे और उसके बाद फिर अपन सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, क्योंकि आगे की जो टर्मिनोलॉजी है या आगे जो हम पढ़ेंगे वहाँ पर हर जगह आपके वेपर प्रेशर का ही नाम आएगा। अपन जो भी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, गैस का सॉल्यूशन नहीं है डिटेल में हमारे आगे, लिक्विड में सॉल्यूशन ही है जो हमें डिटेल में पढ़ना है, या सॉलिड का लिक्विड में। लेकिन ये टर्म्स हैं, ये सभी किस पर डिपेंड करेंगे, अपनी वेपर प्रेशर पर डिपेंड करती हैं, प्रेशर पर डिपेंड करता है ना। क्योंकि लिक्विड का तो हीट करेंगे तो अपन वाष्प बनती है ना, तो उसका क्या होगा, वाष्प दाब भी होगा, वेपर प्रेशर भी होगा। ठीक है, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
वेपर प्रेशर के बारे में। यहाँ तक आप इसको रिवाइज करिए। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं चैनल के, मैं उसको सॉल्व करके दोबारा से आपको अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।